हेलो एवरीवन, वेलकम टू अंकिताज एकेडमी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, भारत पर विदेशी आक्रमण। और इन विदेशी आक्रमणकारियों में हम शक, कुषाण, हूण के साम्राज्य को एक स्टोरी फॉर्म में समझने की कोशिश करेंगे, साथ ही इनसे बनने वाले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले इस चैप्टर के 5 वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक दिए जा रहे हैं, आप उन्हें एक बार जरूर देख लें। अंकिताज एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौर्योत्तर काल की। ये वो समय था जब मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो रहा था। ऐसे समय में मध्य एशिया से हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण ये बारी बारी से भारत के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इनके सीक्वेंस बताइए कि किस सीक्वेंस में भारत में मौर्योत्तर काल में आक्रमण हुए। तो सबसे पहले किसने आक्रमण किए? हिंद, यवन ने किए, फिर शक ने किए, फिर पहलव ने किए और फिर कुषाणों ने किए। हालांकि हमारी बुक में हिंद, यवन आक्रमणकारियों के बारे में नहीं बताया गया है जिन्होंने कि मौर्य काल में सबसे पहले आक्रमण किया था, लेकिन हम उनके बारे में यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं। आप सभी ने सिकंदर महान का नाम जरूर सुना होगा। सिकंदर का एक बहुत ही विशाल साम्राज्य था जिसमें सीरिया, आप मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए, जिसमें सीरिया, बैक्टीरिया, ये यहाँ पे जो कि वर्तमान अफगानिस्तान का क्षेत्र है, साथ ही पार्थिया, ईरान का क्षेत्र और भारत का पश्चिमी क्षेत्र, ये क्षेत्र उसके विशाल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। सिकंदर की मृत्यु होने के बाद उनके सेनापति सेल्यूकस के हाथ में उनका ये साम्राज्य आ गया। सेल्यूकस को हम चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में भी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सेल्यूकस को मौर्य ने हरा दिया था। बाद में सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था, साथ ही मेगस्थनीज को दूत बनाकर भी उनके दरबार में भेजा था। तो ये सब हम मौर्य काल में डिस्कस कर चुके हैं। एंटियोकस द्वितीय के समय बैक्टीरिया और पार्थिया ये दोनों ही इस विशाल साम्राज्य से अलग हो जाते हैं और भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर आक्रमण करते हैं। हिंद, यवन आक्रमण के बाद भारत पर शकों का आक्रमण होता है। शक मूल रूप से मध्य एशिया में यहाँ कैस्पियन सागर की साइड रहते थे, लेकिन इन पर यूची कबीलाओं के द्वारा आक्रमण कर इन्हें खदेड़ दिया जाता है। मजबूरी में शक बैक्टीरिया आते हैं और यहाँ आक्रमण करते हैं। यहाँ के यवन राजा को पराजित करके बैक्टीरिया पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। ये यूची जाति तिब्बत के उत्तर पश्चिम में रहती थी और हूणों के आक्रमण के भय से ये यहाँ पश्चिम की तरफ आकर शकों को खदेड़ती है। बैक्टीरिया से पार्थिया, ईरान होते हुए शक भारत आ जाते हैं। यहाँ इनकी 5 शाखाएं होती हैं, जिसमें से एक शाखा अफगानिस्तान रह जाती है, बाकी की जो 4 शाखाएं होती हैं वो भारत आ जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे शक साम्राज्य को दिखाया गया है। शक राजा खुद को क्षत्रप कहते थे। शकों की 4 क्षेत्रीय शाखाएं भारत में थी, तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक। इनमें तक्षशिला और मथुरा उत्तरी भारत में होने के कारण ये उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाने गए, जबकि उज्जैन और नासिक पश्चिमी भारत में होने के कारण इन्हें पश्चिमी क्षत्रप के नाम से जाना जाता है। मौर्योत्तर काल में हमें भारत में 2 तरह का शासन देखने को मिलता है। एक और यहाँ सुंग वंश, सातवाहन वंश और कण्व वंश का शासन चलता रहा। दूसरी ओर पश्चिमी सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का निरंतर आक्रमण बना रहा और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र भी लगभग उन्हीं के ही नियंत्रण में रहा। तो चलिए अब हम बुक में देखते हैं। बाह्य आक्रमण और आत्मसातीकरण, शक, हूण और कुषाण। सबसे पहले पढ़ेंगे शक को। यह मध्य एशिया की लड़ाकू जनजाति थी जिसने पश्चिमी अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेशों पर अधिकार कर लिया था। अगर हम मध्य एशिया की बात करें तो पूर्व में चीन से लेकर के पश्चिम में कैस्पियन सागर और उत्तर में रूस से लेकर दक्षिण में अफगानिस्तान, ये जो पूरा क्षेत्र है ये मध्य एशिया में शामिल होता है। तो मध्य एशिया से शक बोलन दर्रे से होकर लगभग 71 ईसा पूर्व में भारत आए थे। बोलन का दर्रा कहाँ है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान में। और दर्रा कहते किसे हैं? माना कि ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बीच में जो ये प्राकृतिक आवागमन के आने जाने के जो मार्ग होते हैं इन्हें ही क्या कहते हैं? दर्रा। मनुस्मृति, रामायण और महाभारत से हमें शक बस्तियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसी तरह कालकाचार्य कथानक में शकों के आक्रमण का उल्लेख किया गया है। शकों ने सिंधु प्रदेश को जीता, उसके बाद उन्होंने सौराष्ट्र यानी गुजरात में शक शासन की स्थापना की। उत्तरापथ, मथुरा, अवंती, सौराष्ट्र और महाराष्ट्र में ये बाद में फैल गए। अब बात करते हैं शकों की शाखाओं की। तो अगर हम उत्तर में देखें तो इनकी 2 शाखाएं हैं, तक्षशिला और मथुरा, जो कि इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए उनके नेम ही देख लेते हैं। तक्षशिला के शक शासकों में मावेज और एजेज के नाम आते हैं। तक्षशिला में शक शक्ति का विनाश पल्लवों के द्वारा हुआ था। इसी तरह से
मथुरा के जो शक है, इन्होंने पूर्वी पंजाब तक अपनी सीमा को बढ़ाया, उसका विस्तार किया। मथुरा में शक शक्ति का विनाश कुषाणों के द्वारा हुआ। उत्तरी क्षत्रपों की तरह ही पश्चिमी क्षत्रपों को देख लेते हैं, जो कि बहुत अधिक प्रसिद्ध हुए। पश्चिमी क्षत्रपों में नासिक का क्षयरात वंश और उज्जैनी का चष्टन वंश आता है। शकों के क्षयरात वंश में भूमक और नहपान दो मुख्य शासक हुए। इन शक शासकों ने सातवाहनों से कुछ प्रदेश जीते और महाराष्ट्र, काठियावाड़ व गुजरात पर शासन किया, लेकिन शीघ्र ही सातवाहन वंश के प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा नहपान को हरा दिया जाता है। जोगलथाम्बी, जो कि नासिक में स्थित है, यहाँ से मिले सिक्कों से यह प्रमाणित होता है कि नहपान गौतमीपुत्र सातकर्णी से पराजित हुआ था। इसी के साथ ही नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को क्षयरात वंश का उन्मूलक कहा गया है। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि क्षयरात वंश का उन्मूलक किसे कहा गया है? गौतमीपुत्र सातकर्णी को। उज्जैनी तथा काठियावाड़ के शक शासकों में जस्टन का नाम आता है। जस्टन ने उज्जैनी में शक राजवंश की स्थापना की थी। इस वंश के शासकों ने अपने लेखों और मुद्राओं पर शक संवत का उपयोग किया। जस्टन के पोते रुद्रदामन बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। रुद्रदामन के बारे में हमें जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जूनागढ़ लेख से हमें किसकी जानकारी प्राप्त होती है? रुद्रदामन की। इसके साथ ही हमें 3 और शासकों की जानकारी प्राप्त होती है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, फिर रुद्रदामन और फिर स्कंदगुप्त। जूनागढ़ के अभिलेख से हमें यह भी पता चलता है कि मौर्य काल में जो सुदर्शन झील निर्मित हुई थी, आगे चलकर रुद्रदामन ने उसकी मरम्मत करवाई थी। रुद्रदामन के अगर हम साम्राज्य की बात करें तो इनका साम्राज्य बहुत ही विशाल था। पूर्वी पश्चिमी मालवा, द्वारका, जूनागढ़, साबरमती नदी, मारवाड़, सिंधु घाटी, उत्तरी कोंकण व विंध्य पर्वत तक ये फैला हुआ था। जो मुद्राएं प्राप्त हुई उनसे यह पता चलता है कि जस्टन वंश 305 ईस्वी में ही समाप्त हो गया था। कुषाण वंश, कुषाणों को यूची या तोचेरियन भी कहा जाता है। हमने देखा कि उत्तरी चीन में निवास करने वाली बर्बर जाति हूण तिब्बत के उत्तर पश्चिम में निवास करने वाली यूची जाति पर आक्रमण कर देती है। इससे यूची भी आगे जाते हैं और शकों पर आक्रमण कर देते हैं। बाद में यही यूची वंश भारत पर भी आक्रमण करता है। यूची कबीला 5 भागों में बट गया था। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत के कुछ भागों पर शासन किया। कुजुल कड़फिसस प्रथम, यह अपनी जाति के गौरव का संस्थापक था। इन्होंने दक्षिण अफगानिस्तान, काबुल, कंधार और पार्थिया के एक भाग को अपने राज्य में मिला लिया था। विम कड़फिसस द्वितीय, भारत के एक विशाल क्षेत्र पर इनका राज्य था। ये शैव मत के अनुयायी थे, यानी भगवान शिव को अपना आराध्य मानते थे। इनकी कुछ मुद्राओं पे त्रिभुज, त्रिशूलधारी, व्याघ्र चर्मग्राही, नंदी अभिमुख भगवान शिव की आकृति अंकित है। इन्होंने ही भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के चलाए। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली बार अपने नाम के सोने के सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण वंश के शासक विम कड़फिसस द्वितीय ने चलाए। अब बात करते हैं कनिष्क की, जो कि प्रमुख कुषाण राजाओं में से एक माने जाते हैं। इनका 4 मार्क्स का सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है कि कनिष्क के योगदान को स्पष्ट कीजिए। तो पहला इसमें पॉइंट बनाकर आपको आंसर लिखना है कि इनके समय में कश्मीर के कुंडल वन में आचार्य पासु की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संधि संपन्न हुई थी। तो ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि चौथी बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में। और कहाँ पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। और हमें पता है कि कुल 4 बौद्ध संधियां हुई थी। चौथी बौद्ध संधि में बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हो जाती हैं, हीनयान और महायान। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में एक नया संवत चलाया था, जिसे शंख संवत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि शंख संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। इसके साथ ही कनिष्क ने कश्मीर को जीता और वहां पर कनिष्कपुर नामक एक नगर बसाया। उसने कासगढ़, यारकंद व खोतान पर भी जीत हासिल की। महास्थान बोगरा में पाई गई सोने की मुद्रा पर कनिष्क की एक खड़ी मूर्ति अंकित है। इसी तरह मथुरा जिले में भी कनिष्क की एक प्रतिमा मिली है। इस प्रतिमा में उसे घुटने तक चोगा और भारी बूट पहने हुए दिखाया गया है। ये देखिए, यहाँ पे चित्र है कनिष्क का। एक तांबे के सिक्के पर कनिष्क को वेदी पर बलि देते हुए दिखाया गया है। कनिष्क के राज दरबार में पारसु, वसुमित्र, असुघोष जैसे बौद्ध विचारक, साथ ही नागार्जुन जैसे प्रख्यात गणितज्ञ और चरक जैसे चिकित्सक विद्वान थे। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का उदय और प्रचार कनिष्क के समय में ही हुआ। तो यहाँ से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है कि महायान शाखा का अभ्युदय किसके समय में हुआ? कनिष्क के समय में हुआ।
कनिष्क के राज दरबार में कौन कौन थे? वसुमित्र थे, अश्वघोष थे और नागार्जुन थे। और इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस कर ही चुकी हूँ कि चौथी बौद्ध संधि कहाँ पर हुई? कश्मीर के कुंडल वन में हुई। संघ संवत किसने चलाया? कनिष्क ने चलाया। कनिष्कपुर नामक नगर किसने बसाया? कनिष्क ने बसाया। तो और इसी तरह से अगर 4 मार्क्स में आता है तो इन्हीं पॉइंट्स को जो मैंने बताया इनको आप 1 2 3 4 करके लिख देना है। उत्तर भारत में कुषाण शासकों की सत्ता लगभग 230 ईस्वी तक बनी रही। इस समय रोम से भारत का व्यापार काफी अच्छी स्थिति में था। इसी के कारण तो भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन बाद में जैसे जैसे तुर्क आक्रमणकारी हुए हैं, 1206 के बाद से भारत की स्थिति लगातार गिरती चली गई। यहाँ पे कुषाण साम्राज्य को दिखाया गया है। कनिष्क के समय में कुषाण साम्राज्य का बहुत ज्यादा विस्तार हुआ। चलिए अब चर्चा करते हैं हूणों की। हूण उत्तरी चीन में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी जो कि चीन के सभ्य राज्यों पर आक्रमण करती थी। इनसे बचने के लिए चीन के सम्राट शी हुआंगती ने चीन की विशाल दीवार का निर्माण करवाया। इस दीवार के कारण अब हूण चीन पर आक्रमण नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने पश्चिम की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और यहीं से इनकी 2 शाखाएं होती हैं। एक शाखा वोल्गा नदी यानी यूरोप तक जाती है, जबकि दूसरी शाखा ऑक्सस नदी घाटी यानी फारस तक जाती है। और फारस यानी ईरान पहुंचकर ये लूटपाट मचाते हैं। यहाँ से ये अफगानिस्तान आते हैं, गांधार पर कब्जा करते हैं और उसके बाद ये भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित शक व कुषाण राज्यों को नष्ट कर देते हैं। भारत में हूणों का पहला आक्रमण 458 ईस्वी में हुआ। उस वक्त गुप्त सम्राट कुमारगुप्त गद्दी पर थे। उन्होंने अपने पुत्र व युवराज स्कंदगुप्त को हूणों का सामना करने के लिए भेजा और स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से पराजित किया। इस विजय की याद में उन्होंने विष्णु स्तंभ भी बनवाया और यह सारी जानकारी हमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ के अभिलेख से मिलती है। जब तक स्कंदगुप्त जीवित रहे, हूण भारत में अपने पैर नहीं जमा पाए। उन्होंने फिर से ईरान की तरफ रुख किया और ईरान चले गए। ईरान को उन्होंने नष्ट कर दिया और इस प्रकार से शक्ति इकट्ठा करके दोबारा 30 वर्षों बाद अपने सरदार तोरमान और उनके पुत्र महिरकुल के साथ उन्होंने भारत पर दोबारा से आक्रमण किया। चूंकि भारत में स्कंदगुप्त के बाद कोई शक्तिशाली शासक नहीं था जो कि हूणों का सामना कर सके, अतः तोरमान ने गुप्त साम्राज्य को नष्ट कर दिया और पंजाब, राजपुताना, सिंध व मालवा पर अपना अधिकार कर महाराजाधिराज की पदवी धारण कर ली। इनके पुत्र मिहिरकुल का राज्य 510 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सियालकोट जो कि अभी पाकिस्तान में है, इसको उन्होंने अपनी राजधानी बनाया। मिहिरकुल बौद्ध भिक्षुओं से घृणा करते थे। उन्होंने अनेक मठों व स्तूपों को नष्ट कर दिया। अनेक साहित्यिक व सांस्कृतिक पुस्तकें जला दी गई। कई विद्वानों व कलाकारों का भी वध कर दिया गया। हालांकि बाद में मालवा के शासक यशोधर्मा ने उन्हें पराजित किया और पराजित होने के बाद मिहिरकुल कश्मीर चला गया और उसने कश्मीर में अपना राज्य कायम रखा। हूणों के आक्रमण के कारण गुप्त साम्राज्य नष्ट हो गया और भारत की राजनीतिक एकता समाप्त हो गई। देश दोबारा से छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया। आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण का मतलब होता है किसी संस्कृति की मूल विशेषताओं को ग्रहण कर लेना, उसके साथ एकाकार हो जाना। जैसे शक, हूण व कुषाण विदेशी जातियां थी। विदेशी होने के बावजूद इन्होंने हमारी संस्कृति की कुछ विशेषताओं को अपनाया, साथ ही हमारे समाज ने भी इनको जगह दी। शक, हूण व कुषाण विदेशी जातियां थी। इन्होंने शासन तो किया परंतु धीरे धीरे इनका भारतीय समाज और संस्कृति में आत्मसातीकरण भी हो गया। भारतीयों की उदार प्रवृत्ति के कारण ये बर्बर कबीलाई जातियां हमारे समाज का अंग बन गई। कुषाण शासकों ने वैदिक धर्म का पालन किया और शैव मत के प्रति भी निष्ठा दिखाई। कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म की सेवा की, उसने उसे भारत के महान राजाओं में स्थापित कर दिया। यहाँ पे कुषाणकालीन सिक्कों को दिखा रखा है और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। चैप्टर के लास्ट में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, वो आप जरूर से देख लें। हालांकि चैप्टर पढ़ाते वक्त मैंने वो सब कवर करवा दिया था, लेकिन फिर भी एक बार रिपीट इनको कर लें। साथ ही ये क्वेश्चन आंसर भी सोल्व करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसपे हम 1206 से लेकर संघर्षकालीन भारत को डिस्कस करेंगे। आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।